आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट को किससे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल पे। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली, बट रेजिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आपको ये मालूम है ना हमारे घरों में सप्लाई कौन सा रहता है, पैरेलल या सीरीज? हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? सबको चीट सीरीज में मजा आ रहा है? सबके फॉर्मूले सारे ढंग से रिवाइज हो रहे हैं ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक फॉर्मूला जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं आपको कम से कम टाइम में प्रोवाइड करूं, सच दैट आपका फॉर्मूले का टेंशन खत्म हो और आपको सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 100% हो जाए। सही है गलत? तो इसी के साथ आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफी सारे बच्चों का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको काफी मजा भी आता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि सर करंट जा रहा है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो सही है गलत? अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं सबसे पहले करंट की वैल्यू। तो अगर जब भी हम करंट की वैल्यू पढ़ते हैं एक मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सही है? तो हम यहां पे करंट की वैल्यू क्या पढ़ते हैं? NeAVD। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है गलत? ये सबसे पहला फंडा है, ये है करंट, सही है? और ये है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है गलत? सही है? वैसे ही एक और क्वांटिटी जो आती है जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है जे वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जे वेक्टर से, करेक्ट? तो करंट डेंसिटी क्या होती है? I/A। आपको मालूम है करंट तो टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर है ना, जिसके लिए डायरेक्शन तो मैटर करती है, बट डायरेक्शन तो मैटर करती है पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो आप सीधा बोल सकते करंट इज J डॉट A वेक्टर। सही है गलत? तो आपको क्या करना होता है? एरिया का एरिया का कंपोनेंट लेना होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया का कंपोनेंट लेना होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो सही है गलत? वी नीड टू टेक कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो सही है गलत? फिर थर्ड फॉर्मूला जो आता है आपका वो आता है करंट में। करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट को किससे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq चार्ज कितना होता है? dq होता है IDT। dq कितना होता है? IDT। अगर इसमें दो केसेस है, अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो सीधा आप चार्ज को क्या बोल सकते हैं? I डेल्टा टी। और अगर करंट वेरिएबल है तो वेरिएबल, लेट से I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आप इंटीग्रेट करोगे चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन इन t टाइम, तो आप सीधा बोलोगे I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt। I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब जन बोलेंगे यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो यहां पे जो करंट होता है वो IDT होता है, चार्ज फ्लोन इन t टाइम, IDT dt। सही है गलत? अरे बोलो भाइयों, अगर ये चीज आपका क्लियरली समझ में आ जाता है तो अपना फिर फॉर्मूला आता है जैसे पोटेंशियल। करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है? जैसे पोटेंशियल है। अब उसके बाद पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं? I इंटू R। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L/A। अब जो रो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी बोले तो हड़बड़ाहट, सारी हड़बड़ मचा देना अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ जाएगा, तो हड़बड़ाहट बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई उसकी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आपको मालूम है ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन अल्फा इज स्मॉल, व्हेन अल्फा इज स्मॉल। सही है गलत? फिर एक और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है, रो इनिशियल इज इक्वल टू रो इनिशियल ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। सही है गलत? ये जनरल फॉर्मूला है, इसी से ये डिफाइन है जब अल्फा बहुत छोटा है, इसी से ये डिफाइन हुआ है जब अल्फा बहुत छोटा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई भाई, सब मानेंगे। अब दूसरा बात आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही है? अब रेजिस्टेंस के भी केसेस दो आते, ये भी जब भी हम लिखते हैं व्हेन अल्फा इज स्मॉल। सही है गलत? अब रेजिस्टेंस के भी दो केसेस आते। अब दो टाइप के मटेरियल रहते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है सेमीकंडक्टर। सही है गलत? कंडक्टर के अंदर अल्फा होता है पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के अंदर होता है अल्फा नेगेटिव। सही है गलत? तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, आप ये बोल सकते हैं जैसे ही आप अल्फा बढ़ाते हो, सॉरी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस resistance of conductor increases, as temperature increases resistance of semiconductor decreases। तो भी हमारे जो जनरल लाइफ में रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो कंडक्टर अकेले का यूज नहीं करते, हम मिक्सचर ऑफ सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का करते। क्योंकि टेम्परेचर के वेरी होने से हमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही चाहिए होता है। जब भी टेम्परेचर वेरी होता है हमें क्या चाहिए होता है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब जन बताएंगे यहां तक आपको सब बातें क्लियर हो गई है? पक्के से? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? अगर आप एक बात और समझो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, मटेरियल, डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशंस। अगर आप लॉजिकली बात समझोगे कि जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एल क्या होता है? लेंथ शुड बी कंसिडर्ड, along flow of current, correct? और A is area of cross section perpendicular to the flow of current, area of cross section perpendicular to flow of current, area of cross section perpendicular to flow of current। बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताता है। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप एक लॉजिक समझना कि रेजिस्टेंस होता है V बाय I, करेक्ट? और रेजिस्टेंस, आप ये भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली, बट रेजिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी, करंट भी बढ़ जाएगा, सच दैट रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। करेक्ट है? सही है गलत? बोलो भाई लोगों, सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया हर एक पॉइंट? अच्छा, फिर अब आता है जैसे
अब आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कौन सा पॉइंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो आप एक लॉजिक समझो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये V1 है, लेट से, अगर आप इसको कैलकुलेशन से समझे, ये है 2 ओम, करेक्ट, और ये है 3 एम्पियर, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पोटेंशियल घटता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल कम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और कितने वैल्यू से कम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट? IR। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल कम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कितने वैल्यू से कम होता है? IR। कितने वैल्यू से कम होता है? IR। जैसे अगर मैंने इधर 10 वोल्ट मान लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 4 वोल्ट। अच्छा जी सर, अगर मैंने यहां पे 16 वोल्ट माना तो यहां कितना होगा? 16 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 10 वोल्ट। मतलब आप क्या समझे? पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। आप बोल सकते हैं ना, इस पॉइंट के पे पोटेंशियल 4 वोल्ट भी आ सकता है और 10 वोल्ट भी आ सकता है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल उस पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। बट आप ऐसा बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन reference frame, potential at a point depends on reference frame, but potential difference is independent of reference frame, independent of reference frame। सही है गलत? potential difference is independent of रेफरेंस फ्रेम। यहां तक आपको सब समझ में आ गया कि नहीं आया? पोटेंशियल भाई साहब, आपको यह चीज समझ में आ गया क्या? पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डिक्रीज होता है, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डिक्रीज होता है। अब आता है नेक्स्ट, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या होता है? मान लो सारे करंट है, I1, I2, I3, I4, I5, तो आप क्या बोलोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, नेट करंट जीरो एट दिस जंक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। सही है? जितना चार्ज आएगा उतना का उतना चला जाएगा। सही है गलत? नेट करंट एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। आते हुए बोलो या जाते हुए बोलो, बात तो एक ही है। पर इसको कहते हैं हम किरचॉफ जंक्शन लॉ। लूप लॉ तो आपको घुमाते आता है, एक पॉइंट को कंसिडर कर लो, फिर पोटेंशियल ले लो, फिर IR ले लो, फिर माइनस IR प्लस IR कर लो। सही है? अगर करंट बैटरी के रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो माइनस IR ले लो, करंट अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो पॉजिटिव IR ले लो। सही है गलत? जब भी आप लूप रूल लेते हो, ऐसा जैसे मान लो मैं आपको लूप लॉ बताता हूं। लूप लॉ अगर देखोगे तो सोचने वाला पॉइंट है, अगर मैंने मान लो करंट ऐसा घुमाया R E1 E2, करंट ऐसा मान ली I0, तो इसमें दो रूल रहते। जैसे आप अगर इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हो तो आप गए बैटरी की आपको सेकंड वाली प्लेट कंसीडर करनी है तो प्लस E2। अब करंट के डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस गए, बोलो, करंट के डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस गए तो आपको करना है माइनस I0 R। फिर देखो इसकी सेकंड प्लेट क्या है? माइनस, ऐसे। ये है आपका किरचॉफ लूप लॉ, ये है आपका किरचॉफ लूप लॉ। मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों? यहां तक आपको सब समझ में आया क्या? जंक्शन रूल और लूप रूल। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ R। तो फर्स्ट आता है सीरीज, R1 R2
R3। तो आप सीधा बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। सही है गलत? अब सीरीज जब भी आपको बात करी जाए, आपको यह मालूम है ना हमारे घरों में सप्लाई कौन सा रहता है, पैरेलल या सीरीज? अगर सीरीज रहेगा भाई तो एक बटन में पूरा घर चालू हो जाएगा। सही है गलत? तो हमारे घर में जो कनेक्शन रहते हैं वो पैरेलल में रहते हैं। हमारे घर में जो कनेक्शंस रहते हैं वो किस में रहते हैं, पैरेलल में रहते हैं। सही है गलत? क्योंकि इसीलिए तो अलग अलग बटन पे अलग अलग चीजें चालू होती है। सही है गलत? हमारे घरों में कनेक्शंस जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं। अब दूसरा पॉइंट, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो आपको ये लॉजिक जरूर समझना है कि करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम। जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो करंट अक्रॉस all the resistances will be same, will be same। सही है? current across all the resistances will be same, current across all the resistances will be same। जब भी सीरीज में है तो current across all the resistances will be same। मानते हो कि नहीं मानते हो? सेकंड आता है पैरेलल, R1 R2 डॉट 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 R3 Rn। तो आप सीधा बोलोगे R इक्विवेलेंट, ये क्या है, पैरेलल। सही है? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। सही है गलत? ऐसे ही लेंगे। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस all the resistances will be same, potential across all the resistances will be same, potential across all the resistances will be same। बोलो सही है गलत? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? potential across all the resistances will be same। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों? अच्छा सर मानते। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सही है? तो इसी के साथ आप देखते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा रहता है। आपको यह चीज मालूम है कि R1 R2 R3 R4 और कनेक्शन R5। तो आपको मालूम है ये जो ब्रिज है इसमें जो करंट रहता है वो 0 रहता है, और कंडीशन क्या रहती है, कंडीशन इज R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। बोलो सही है गलत? इसमें जो भी कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, R1 R2 इज इक्वल टू R1 R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू R4। मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों? मानते हैं ना सर? आपको यह भी मालूम है ना कि अपना जो है घरों में बिल किस चीज का आता है? आप एक और चीज बताओ, अपने घरों में बिल एनर्जी का आता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो 1000 वाट, किलोवाट मतलब एक घंटे में कितना, 3600 सेकेंड्स। करेक्ट? तो 36 इंटू 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी जब यूज होती है तब 1 यूनिट का बिल आता है। सही है गलत? एक तो अपने घर में कनेक्शंस किस चीज में लेते, पैरेलल में। दूसरा, पैरेलल में हम क्या मानते, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। पैरेलल में क्या मानते, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। बोलो सही है गलत? अब तीसरा आता है पावर। पावर की अगर बात करें तो पावर क्या होता है, वी आई, या तो V² बाय R, या तो
आई स्क्वायर आर। अगर आप एनर्जी की बात कर ले, एनर्जी की अगर बात करें तो सही है, एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी पावर क्या हो जाएगा, डी ई बाय डी टी। सही है। अगर आप देखोगे तो एनर्जी हो जाएगी डी ई इज इक्वल टू पी डी टी। एनर्जी हो जाएगी डी ई इज इक्वल टू पी डी टी। तो एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर डी टी आई स्क्वायर आर डी टी इज इक्वल टू वी आई डी टी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाइयों, बताओ मुझे, लिख सकते ना, लिख सकते ना भाइयों, बोलो फास्ट। अच्छा जी, अगर आप लॉजिकली बात समझो कि इसमें दो केसेस है, अगर वी आई और वी कांस्टेंट है तो पावर एनर्जी को आप सीधा क्या बोल दोगे, वी स्क्वायर बाय आर टी। अगर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर डी टी। सही है गलत। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, v t डी टी डिवाइड बाय 1/r। अगर दोनों हैं, i भी फंक्शन ऑफ टाइम t है और v भी फंक्शन ऑफ टाइम t है, तो आप ऐसा लिख सकते i फंक्शन ऑफ टाइम t v फंक्शन ऑफ टाइम t dt। बोलो सही है गलत, बोलो बोलो भाई, ये एनर्जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड। यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया क्या, पावर एनर्जी वगैरह का सबके फंडे। सही है। अब आता है ईएमएफ। अब क्या आता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप एक लॉजिक समझो कि जैसे ये बैटरी है, जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी में अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव होता है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दिस डायरेक्शन। अरे बोलो, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब आपने एक चीज समझा होगा कि ये तो है नेगेटिव प्लेट। अरे प्लेट छोटी बड़ी नहीं होती भाई, प्लेट इक्वल होती, वो तो हम डिनोट करते। सही है, वो तो हम डिनोट करते। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट के साइड ही जा रहा है। नेचर क्या कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, पर ये तो नेगेटिव के पास जा रहा है। तो यही कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन को उधर जाने में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स एक वर्क करेगा, वो फोर्स एक वर्क करेगा। इसी को हम कहते, वो वर्क डन को डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कर दो तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर दो तो उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला जो फोर्स है वो ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सॉरी ईएमएफ ऑफ द बैटरी होता है। उसको डिफाइन इस तरह से किया गया है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो एक फोर्स उसको खींचेगा, फोर्स एक वर्क करेगा, वर्क जूल है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ईएमएफ अक्रॉस बैटरी मिल जाएगी। सही है गलत, ये है बैटरी। बैटरी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ले जाने में खर्च करती है। इलेक्ट्रॉन अपनी बैटरी कहां से कहां खर्च करती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ले जाने में खर्च करती है। सही है गलत भाइयों, यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छा गो थ्रू दे दिया है सारे कंसेप्ट्स का। जैसे अगर बैटरी की बात करी जाए, अगर आप बैटरी की बात करो तो बैटरी ऐसे डिनोट होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो सही है गलत, बैटरी इसे ही डिनोट होती है और इसे ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कैसा होता है, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी क्या होता है, E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। तो हमने क्या सीखा
कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ईएमएफ से छोटा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। इसको हम कहते चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी जनरली जो भी हम चीज़ें यूज़ करते, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते, तो पहले वो डिस्चार्ज होता है, फिर हम उसे चार्ज कर देते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। जैसे इसमें वो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर बैटरी से करंट जा रहा है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी में करंट आ रहा है तो वो चार्ज हो रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहां तक मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा गो थ्रू दे दिया, सारी फॉर्मूला बेस्ड चीजें बता दी। तो जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो आपसे होना ही होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।